हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की हमें इस क्लास के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है। हमें आज क्लास के अंदर 2 इलस्ट्रेशन करनी है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसकी थ्योरी और उसका एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 वो कर लेंगे। हमारी स्टडी मैट में 5 इलस्ट्रेशन थे, पाँचों कंप्लीट हो जाएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की, या उससे पहले मैं बात करूं दोस्तों, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सीएमए फाइनल ग्रुप, सीएमए फाइनल फ्री क्लासेस का एक ग्रुप मैंने बनाया है टेलीग्राम पे। तो आप अगर वो ज्वाइन करते हैं, सिर्फ सीएमए फाइनल के लिए है। एक तो वहां पर डाउट सेशन ले लिया जाएगा, दूसरा वहां पर ये हो जाएगा कि जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा तो वहां पर शेयर कर दिया करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा ये वाली क्लास आ गई है। नीचे है लिंक, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, ज्वाइन हो जाओ एंड वापसी आके वीडियो देख लो। पहले ज्वाइन हो जाओ, फिर वीडियो देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहा है कंप्यूट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, मतलब वही जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। एनुअल कॉस्ट के बारे में पिछली क्लास में काफी अच्छी चर्चा हो रही थी मैंने लास्ट में टॉपिक में, तो वो आपको निकालना इस बार क्वेश्चन में बोल रहा है। एंड आइडेंटिफाइड द ईयर टू रिप्लेस द मशीन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईयर टू रिप्लेस द मशीन। और ये भी बताओ कि कितने साल में हम अपनी मशीन को रिप्लेस करें। इसको पढ़ते हैं। A and company is contemplating whether to replace an existing machine or to spend money on overhauling। अच्छा, ठीक है। A and company currently paying no tax. The replacement machine cost is 90,000 now and require maintenance of 10,000 at the end of every year for 8 years। देखिए, ए जो है ए एंड कंपनी वो कंफ्यूज है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को बेचकर, मतलब एग्जिस्टिंग मशीन को ख़त्म करके नई खरीद ले या कुछ पैसा उस मशीन पे एग्जिस्टिंग वाले पे लगा दे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड कंपनी लिमिटेड क्या है, कंफ्यूज है कि जो मशीन उनके पास है या तो वो उन पे पैसा लगाए, उसको ठीक करा के कर दो, या उस पर पैसा न लगा के उसको ख़त्म करके नई मशीन खरीद ले। अगर आप नई मशीन खरीदते हो, अगर आप नई मशीन खरीदोगे तो नई मशीन की जो कॉस्ट आएगी वो 90,000 होगी और हर साल आपको उसको चलाने के 10,000 रुपये चाहिए 8 साल तक, 8 ईयर तक। यहाँ लिखा है 8 ईयर, 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है जी, हर साल चलाने के उसको कितने चाहिए? 10,000 रुपये चाहिए। एट द एंड ऑफ 8 ईयर, अगर आप 8 साल उस मशीन को चलाते हो, जो नई मशीन आप खरीदोगे, नई मशीन खरीदोगे तो 90,000 रुपये की आएगी और उसको हर 8 साल तक चलाने के लिए 10,000 रुपये हर साल लगेंगे। अगर आप नई मशीन जो आपने खरीदी थी और 8 साल बाद उसको चलाकर बेच देते हो तो 20,000 रुपये आपको सैल्वेज वैल्यू, मतलब हो गया स्क्रैप वैल्यू के तौर पे आपको मिल जाएगी। एंड द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर एंड इट्स सैल्वेज वैल्यू फॉल ईच ईयर। कह रहा है जो एग्जिस्टिंग मशीन है आपके पास, जो आपने खरीदी है, एग्जिस्टिंग मशीन जो है, अगर आप उसको मेंटेन करते हो तो उस केस के अंदर आपकी मेंटेनेंस को दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी और सर जो स्क्रैप वैल्यू है वो घटते चली जाएगी। ठीक है जी। आपसे कह रहा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए एंड कंपनी 15%, मतलब इन्फ्लेशन रेट आपको दे रखा है 15% का। व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन? अब क्वेश्चन कह रहा है कि कब कंपनी को मशीन रिप्लेस करनी चाहिए। देखिए, हमारे पास एक मशीन पहले से है, ठीक है ना, हमारे पास एक मशीन पहले से है, हम उस पर अगर रिपेयर मेंटेनेंस कराते हैं तो वो मशीन चलने लगेगी। तो कंफ्यूज, इस बात पर कंफ्यूज है कि वो मशीन में मैं कब तक रिपेयर मेंटेनेंस कराऊं, कब तक उसमें सर्विस कराऊं, कब तक उसको रिपेयर कराऊं और किस डेट पर मैं नई मशीन खरीदूं। मुझे लगता है कि 3 साल उसको चलाओ और उसके बाद नई मशीन खरीद लो, या 4 साल उसके बाद नई मशीन खरीद लो। यही आपको बताना है कि कंपनी कंफ्यूज है कि वो अपनी पहले ही जो पुरानी मशीन है उसको रिपेयर मेंटेनेंस करके चलाए या नई मशीन खरीद ले। अगर नई मशीन खरीदे, कहेगा अगर आप कह रहे हो कि नई मशीन खरीदो तो कब खरीदनी चाहिए ये भी बताओ। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। 15% का इन्फ्लेशन रेट है और कह रहा है व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, कंपनी को मशीन कब रिप्लेस करनी चाहिए इसके बारे में बताओ। नोट कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपए, पीरियड ऑफ 8 ईयर आपको दे रखा है 15% इतना आपको पहले से बता रखा है। 8 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दे रखा है, ये रहा 4.4873। ये हम पहले भी निकाल के दिखाता हूँ आपको 8 साल का 15% के हिसाब से। और 8वें साल में 0.3269 है, मतलब
8 साल का टोटल भी दे रखा है और 8वें साल का भी दे रखा है। आइए पहले मैं आपको यही निकाल के दिखाता हूं, क्योंकि सबसे पहले यही निकालना बहुत जरूरी है। 8 साल का टोटल भी निकालूंगा और 8वें साल का भी निकालूंगा। पहले से दे रखा है, बट हम क्योंकि यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं, बस हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप चाहो तो नहीं भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको निकालना। ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात। 8 साल का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं। यहां हो गया, ये हो गया ईयर, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैलकुलेटर पकड़ी हाथ में, 15% का रेट, इन्फ्लेशन रेट आपको दे रखा है, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 15% का देगा। कैसे करते हैं? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट, ठीक है ना। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 15%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15%? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 एंड 1 डिवाइड बाय 1.15, ठीक है जी। तो 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.15, 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 1.15, दो बार दबा देना है। पहले वाले का है 0.8695 इक्वल टू, दबा एक बार, क्या करा, 1 डिवाइड बाय 1.15, दो बार मल्टीप्लाई दे रहा, यह आ गया। फिर एक बार इक्वल टू करूंगा, अगला आ जाएगा 0.7561, एक और बार इक्वल टू करो 0.6575, एक और बार इक्वल टू करो 0.5717, एक और बार इक्वल टू 0.4971, एक बार इक्वल टू 0.4323, फिर इक्वल टू 0.3759 एंड इक्वल टू 0.3269। अब चेक करो, 0.3269 आया था 8वें वाले का साल का, सर 8वें साल का 0.3269, ठीक है जी, क्लियर। और इन सब का टोटल क्या रहा 8 साल के टोटल का? यहां लिख देता हूं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 ईयर, 8 साल के प्रेजेंट वैल्यू का टोटल 8 साल का ही मिल गया। और वही आएगा सर। सर क्या हमें अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हमें इसको निकालना पड़ेगा? नहीं सर, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन है दोस्त, तो आपको नहीं निकालना ये, फिर क्यों निकालोगे, है ना। जो आपको पहले से पता है, मैं तो बस आपको रीचेक करवा रहा हूं कि क्वेश्चन का ठीक रहता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये आया 4.487, 4.487, ये आया दोस्तों, 4.487 आया। 4.4873 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसका, 4.487 आ गया मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर आप क्वेश्चन कहते हो कि सर नहीं हमें ये नहीं निकालना, तो आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, कोई इसमें वर्ड ही नहीं है, पर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा तो आपको उतारना पड़ेगा। अब क्वेश्चन करा तो करा कैसे जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है, या तो मैं, या तो दोस्तों मैं नई मशीन खरीद लेता हूं, या तो मैं नई मशीन खरीद लूं, या तो मैं पुरानी मशीन ही चलाऊं। और पुरानी मशीन चलाऊं तो कब तक चलाऊं ये भी बताना है आपको, उसके बाद कब नई मशीन खरीदनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम करेंगे स्टेटमेंट शोइंग लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन।
नई मशीन की लाइफ साइकिल कॉस्ट निकाल रहा हूं और साथ में एनुअलाइज कॉस्ट भी निकाल लूंगा, साथ में एनुअलाइज कॉस्ट भी निकाल लेंगे दोस्त। सबसे पहले क्या करना है, ये लो यहाँ पर पर्टिकुलर लिख लो। और यहाँ पर आ गया अमाउंट। पहले मैं नई मशीन की लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, न्यू मशीन की, कि अगर मुझे नई मशीन खरीदनी है तो क्या कॉस्ट होगी। सबसे पहले आता है इनिशियल कॉस्ट, मतलब परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, मुझे बताओ नई मशीन कितने की आएगी दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नई मशीन है वो 90,000 की आएगी और हर साल आपको 10-10 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे। तो नई मशीन की जो कॉस्ट आएगी वो 90,000 होगी और 8 साल तक आपको 10,000 रुपये खर्च करने होंगे, इसका मतलब वो रनिंग कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिकरिंग कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे। और सर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा 10,000 रुपये दे रखा है और 8 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, मैंने वो भी निकाला था अभी। कितना है 8 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 4.487, 4.487। बुक के हिसाब से ले लेते हैं, बुक में 3 भी दे रखा है लास्ट में। कितना आ गया सर, 10,000 रुपये मल्टीप्लाई 4.4873, यह आ गया 44,873, 44,870। ठीक है जी। रन रिकरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज है हमारे पास, सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस है, ऑपरेटिंग नहीं दे रखा आपको, या ऑपरेटिंग मान लो इसको, ऑपरेटिंग कॉस्ट है या रिपेयर क्या दे रखा है, देखो एक बार। रिक्वायर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस है ये, चलाने का नहीं बता रखा भाई। हमें 3 चीज होती है रिकरिंग कॉस्ट में, एक तो डिस्पोजल, एक ऑपरेटिंग और एक रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा, बाकी छोड़ दो। अब माइनस कर देंगे यहाँ से स्क्रैप वैल्यू। 8 साल बाद जब आप ये मशीन बेचोगे तो आपको कितने पैसे मिल जाएंगे, आपको 20,000 मिल जाएंगे 8 साल बाद। पर 20,000 रुपये जो दे रखा है आपको, ये जो 20,000 रुपये आपको दे रखे हैं ये 8 साल के है, 8 साल बाद के है। तो 8 साल का वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 8 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है दोस्तों, 8वें साल का, 8वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.3269। ये 8 साल बाद 20,000 मिलेंगे तो 8 साल का ये, इसको खींच कर ले आएंगे इस मल्टीप्लाई करके। तो 0.32 क्या है जी, 0.3269। ये 10,000 रुपये हर साल खर्च होता है, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को जोड़ा, हर साल का करा। पर यहाँ पर सिर्फ एक ही साल में ही मिलेगा ये हमें 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये अगर 8 साल में 20,000 मिलेंगे तो 8 साल पहले जो वैल्यू 8वें साल में 20,000 रुपये रहेगी, वो 8 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20,000 रुपये की। मल्टीप्लाई कर दो 0.3269, 6,538 रुपये, मतलब 6,538 रुपये वैल्यू है आज उस 20,000 रुपये की। 8 साल बाद के जो 20,000 होंगे आज उसकी वैल्यू 6,538 है। माइनस कर दीजिए 90,000 प्लस 44,873 और माइनस 6538, ये आ जाएगा सर 1,28,335। अगर आपको एनुअलाइज कॉस्ट निकालनी है, इसको प्यार से बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअलाइज कॉस्ट। वैसे निकालने की नीड नहीं है पर कोई नहीं, इक्वलाइज एनुअलाइज कॉस्ट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा 1,28,335 को डिवाइड करो 8 साल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, 4.4873, 4.4873 ये आ जाएगा सर। डिवाइड करना है भाई, 1,28,335 डिवाइडेड बाई 4.4873, 1,28,335 डिवाइड बाई 4.4873, 28,600 रुपये, 28,600 आ रहा है करेक्ट। ये हो गया नई मशीन का, मतलब एक नई मशीन अगर मैं खरीदता हूं तो 1 साल का खर्चा 28,600 रहेगा, जिसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं है। तो मैं आगे नहीं इससे क्यों करते, डायरेक्टली 8 से क्यों नहीं करेंगे, कल वाली क्लास में इसी में चर्चा करी थी मैंने आपके लिए कि हम इसमें करते हैं, इसलिए हम इसके यहां तक पहला वाला पॉइंट खत्म हो गया।
ये तो हुई नई मशीन आप खरीदोगे तो 1 साल का खर्चा आपका 28,600 आने वाला है और पूरी लाख का खर्चा आपका 1,28,335 आने वाला है। अब बात कर लेते हैं पुरानी मशीन की। अब पुरानी मशीन की बात करेंगे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन पड़ी है। एग्जिस्टिंग मशीन के बारे में पता क्या कह रहा था वो? एग्जिस्टिंग मशीन के बारे में कह रहा है कि जो देखो द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर, हर साल उनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा और जैसे जैसे आप मेंटेन कराओगे वैसे वैसे उसकी स्क्रैप वैल्यू गिरेगी। भाई मेंटेन क्यों कराएगा इंसान? 1 साल चलाया इसलिए। भाई स्क्रैप वैल्यू क्यों गिरती है मुझे बताओ? जितना साल आप यूज करोगे उसके हिसाब से स्क्रैप वैल्यू भी तो गिरेगी। मैंने इस साल यूज करा, बेचा नहीं, ठीक है, इस साल पहले साल अगर आप यूज पहले साल में बेच दोगे तो 40,000, 1 साल बाद 10,000 पे मेंटेन करा फिर बेचोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि आपने 1 साल यूज कर लिया उसको। जब आप यूज करोगे किसी एसेट को तो भाई उसकी वैल्यू तो कम होगी ना बिकने वाली, है ना, रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। आप फिर यूज करोगे, आपने 20,000 का मेंटेनेंस अगले बार कराया दूसरे साल में, फिर उसकी वैल्यू गिर गई, फिर मेंटेनेंस कराओगे, मेंटेनेंस तो कराना पड़ेगा चलाने के लिए, जितना चलाओगे उतना ज्यादा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और लास्ट में जब चौथे साल में मेंटेन कराओगे तो वो जीरो हो जाएगी। तो वो कह रहा है नई मशीन का तो पता चल गया हमें, नई मशीन का हमें पता चलेगा कि नई मशीन की कॉस्ट जो आने वाली पूरी लाइफ की 28,600 आएगी 1 ईयर की। नई मशीन का अगर मैं खरीदता हूं तो 1 साल मुझे 28,600 लगेंगे। बट मैं ये कह रहा हूं वो नई मशीन मैं कब खरीदूं? क्वेश्चन ये है व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, कब कंपनी को ये एग्जिस्टिंग मशीन हटाकर नहीं खरीद लेनी चाहिए? भाई इस पॉइंट में खरीदे वो इधर 40,000 रुपये खर्च करेंगे और मिलेगा कुछ नहीं बेचने में, इधर 30,000 खर्च करेंगे और मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपये। तो किस पॉइंट में किस ईयर में उसको नहीं, जो पुरानी मशीन है उसको बेच कर जिसमें पैसा भी मिल जाए, कम खर्चा हो, पैसा भी मिल जाए और हम नई मशीन खरीद लें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं खरीदूंगा क्योंकि 40,000 रुपये खर्च करने के बाद आपको बेचने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नई मशीन कब खरीदनी चाहिए, पुरानी बेचकर। अब यहाँ हमें हर साल का भी निकालना पड़ेगा, इस वाले केस के अंदर हर साल का देखना पड़ेगा कि किस साल हमें ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है ये पुरानी एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन जो से साल में ज्यादा बेनिफिट बढ़ेगा उस साल में बेचकर नहीं खरीद। चलिए आ जाइए अब एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे आपके पास ये हो गया, यहां से अब एग्जिस्टिंग मशीन की डिटेल में स्टार्टिंग करें। ठीक है, आइए एक डायग्राम देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, डायग्राम से आप समझ जाओगे क्या है पॉइंट। चलिए आइए, छोड़ो टेढ़ा हो जा रहा बार बार। मैंने कहा ये आज प्रेजेंट में है, ये पहला साल है, ये है पहला साल, ये है दूसरा साल का एंड, ये है तीसरे साल का एंड और ये है चौथे साल का एंड। पहले साल का एंड, दो साल का एंड और 30 साल का एंड और चौथे साल। 4 साल आपको दे रखे, सुनो ध्यान से। अगर आप यहां मशीन सोल्ड कर देते हो, यहां वो एग्जिस्टिंग मशीन रिप्लेस कर देते हो, अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीन यहां पर रिप्लेस कर दूं तो मुझे इस पॉइंट पे 40,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर मैं 1 साल के एंड में, ये 1 साल का बिगनिंग है, फर्स्ट ईयर का बिगनिंग है, ये फर्स्ट ईयर का क्या है बिगनिंग, इतना पैसा मुझे मिल जाएगा अगर मैं यहाँ बेच दूं और मुझे खर्च भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पहले साल के बिगिनिंग में 40,000 का बेच दूं, पहले साल के बिगिनिंग में अगर मैं सेल कर दूं, रिप्लेस कर दूं, 1 मिनट, हाँ ठीक, पहले साल के एंड में अगर मैं बेच देता हूं, पहले साल के शुरू में, ये है फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का एंड है,
एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, और ये एंड ऑफ सेकेंड ईयर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा। एंड ऑफ थर्ड ईयर और एंड ऑफ फोर्थ ईयर। अगर मैं पहले साल में ही बेच दूं, पहले साल के शुरू में बेच दूं, तो मुझे 40,000 रुपये मिल जाएंगे। ये मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 40,000 रुपीज मुझे मिल जाएंगे अगर मैं पहले साल के शुरू में इसको बेच दूंगा। ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं अगर पहले साल में बेच दूं तो 40,000 मिल जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि पहले साल में मत बेचो, इसको थोड़ा यूज कर लो, तो अगर आप पहले साल यूज कर लोगे, पहले साल अगर आप यूज करते हो तो आपका मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाओगे। तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 रुपए की आएगी। पहले साल के एंड तक आपको 10,000 का मेंटेनेंस कराना होगा, और आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो पहले साल के एंड में 25,000 की बच जाएगी। अगर पहले साल में ही बेच दूं तो 40 की बिक जाएगी, 40 मेरे पे आ जाएगा। मैं पहले साल में नहीं बेच रहा, मैं कह रहा हूं कि पहले कुछ इसमें काम कर लेते, इस मशीन को थोड़ा और यूज कर लेते हैं। इस मशीन को और यूज करा, यूज करने के लिए मैंने 10,000 रुपये अलग से खर्चा करा। अगर मैं पहले साल में बेच देता तो 40 मिल जाते, मैंने नहीं बेची, एक तो 40,000 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। अब मैं चाहूंगा कि जब मैं नेक्स्ट ईयर बेचूं, अब मैं चाहूंगा जब मैं नेक्स्ट ईयर को बेचूं तो 40 तो मेरे मिल ही जाए, जो मेरे पहले साल में मिल रहे थे वो तो मिल ही जाए, पर ऐसा नहीं होता, डेप्रिशिएबल एसेट है। अगर मैं पहले साल में इसको बेच देता हूं 40,000, पहले साल में नहीं बेचूंगा तो मुझे 10,000 रुपये अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो एक जो मुझे पैसा मिल रहा था वो नहीं मिला, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अलग से खर्चा हो गया 10,000 रुपये। तो टोटल मैं क्या चाहूंगा कि भाई अगले साल के एंड में जब मैं बेचूंगा तो मुझे 50 तक तो मिल ही जाए। 10 जो मैंने इसमें खर्चा करा इसको रिपेयर कराने में, और 40 जो मुझे पहले साल में मिल रहे थे वो नहीं मिले। 40,000 रुपए जो मुझे पहले साल में मिल रहे थे बेचने पर वो नहीं मिले। ये मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई तो मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, मैंने बेचा नहीं, मैं आगे गया। तो मैं अगर मैं दूसरा अल्टरनेटिव एक्सेप्ट करता हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें आ जाएगी, और दूसरे अल्टरनेटिव में मैं चाहूंगा कि मुझे मिले। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मान लो आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको वहां पर 20,000 रुपये मिलते हैं। अब आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो कंपनी से क्या कहोगे? दूसरी कंपनी से अगर वो आपसे कही कितनी चल रही है इसमें, कह रहे 20 तो मिलने ही चाहिए भैया मुझे, मैं इसको छोड़कर आपको एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इसको छोड़कर आपको एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो 20 तो मुझे मिलने चाहिए, 20 से ऊपर मिलने चाहिए। 20 तो मैं कमा ही रहा था, 20 से ऊपर मिलने चाहिए। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि इतने तो मुझे चाहिए, इतने तो मुझे चाहिए। वही तो कह रहा हूं कि मैं अगर इसको ना बेचकर अगर अगले साल में इसको यूज कर रहा हूं तो अगले साल की स्क्रैप वैल्यू में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि यार 40 तो मिल ही रहे थे, 10 मैंने अलग से खर्च करा, तो टोटल 50 मुझे अगले साल मिलनी चाहिए, पर मिले नहीं। इसका मतलब हमारी एनुअलाइज कॉस्ट कितनी आ जाएगी वो हम निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर मैं इस साल यूज करूंगा, और मैंने कहा चलो सेकंड ईयर में मत यूज, इसको मत बेचना फर्स्ट ईयर के एंड में, और यूज करो, तो और मेरा मेंटेनेंस का खर्चा कितना लग जाएगा? और मेरा मेंटेनेंस का खर्चा कितना लग जाएगा दोस्त? और मेरा मेंटेनेंस खर्चा लगेगा 20,000 रुपये, और स्क्रैप वैल्यू मिलेगी सिर्फ 15,000 रुपये। यहाँ 20,000 का खर्चा लगेगा और मेंटेन करने में, और स्क्रैप वैल्यू मेरी कितनी मिलेगी? 15,000 रुपये। यहां बेच देता तो 25 मिल रहे थे, मैंने कहा यहां भी मत बेचूं, मैं इसको छोड़ रहा, मैं कहा अगले साल मुझे ज्यादा मिल जाएंगे अगर मैं इसको और मेंटेन करूंगा। तो मैंने और मेंटेनेंस में पैसा लगाया, तो जो पैसा मुझे 25 मिल रहा था, कह रहा है मैं यहाँ पर दुखी हुआ, मैं यहाँ पर दुखी हो गया। मैंने कहा यार 40 मैंने छोड़ दिया जो मुझे मिलना था, और 10 मैंने अलग से लगाया, मुझे लगा 50 तो मिल ही जाएंगे। 50 तो मैं चाहता ही हूँ क्योंकि 40 तो मिल ही रहे थे, 10 अलग से लगाए, मैं सोचा 50 से ज्यादा मिल जाएगा, और मिला नहीं, 25 मिला। मैंने कहा अरे यार ये तो मेरा लॉस हो गया यहाँ पर 25,000 ही। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले साल में इसमें और मेंटेनेंस कराता हूं, और एक्सपेक्ट करूंगा कि 25 यहां मिल रहे थे, इसको ना एक्सेप्ट करके 20,000 खर्चा करके टोटल हो गया 45। 25 जो मिल रहे थे मैंने नहीं लिए, एक वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्लस बेनिफिट जो हो रहा था मैंने छोड़ दिया। इसको कहते हैं बेनिफिट टू बी लॉस। क्या बोलते हैं इसको? बेनिफिट टू बी लॉस। जो मुझे 25,000 मिल रहे थे वो मैंने नहीं करा, मैंने डिसाइड करा कि अगले साल इसको यूज करता हूं। तो 25,000 प्लस 20,000, तो 20,000 मेरी जेब से गया, और ये मुझे मिलने थे मुझे नहीं मिला, टोटल 45 चाहता हूं, अगले साल मेरा और कम हो गया। सिमिलरली ऐसे ही चलता जाएगा दोस्तों, यही सोचते हुए चलते जाएंगे कि अगले साल थोड़ा और मेंटेन कर लूं, 30,000 मेंटेनेंस लगा दिया, और स्क्रैप वैल्यू मेरी और कम हो गई, 10,000 पे हो गई। अगले साल मैंने और मेंटेनेंस करी, और इधर स्क्रैप वैल्यू मेरी 0 हो गई। जितना आप मेंटेन करोगे डेप्रिसिएबल एसेट है सर, बढ़ने वाली एसेट थोड़ी ना है। और मेंटेनेंस करते जाओगे पैसा कम होता चले जाएगा। आपने और मेंटेनेंस करा, आपकी स्क्रैप वैल्यू 0 हो गई।
जितना यूज करोगे उतना जीरो हो जाएगा। बट मेरी ये कहानी यहाँ पर समझाने की ये थी कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़कर अगला बेस्ट अल्टरनेटिव चुन रहे हो, तो इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी को जो आपको मिल जानी चाहिए था पैसा, अगर आप बेच देते तो आपने नहीं बेची, तो मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगले मंथ के एंड तक कि भाई मुझे 40 तो मिल ही रहे थे, साल के एंड में अगर मैं इसको और मेंटेन करूं और अच्छा करूं तो ज्यादा बिक जाएगा, पर नहीं बिका। डेप्रिशिएबल एसेट है, ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है क्योंकि आप यूज कर रहे हो। तो आपका जो खर्चा है, आप चाहोगे कि 40 और 10 दोनों मिल जाए अगले साल के एंड में, पर मिला 25 ही। तो यहां से डिफरेंस से क्या निकल जाएगा, यहां से डिफरेंस से आपके निकल जाएगा सर, डिफरेंस से निकल जाएगा सर एनुअलाइज कॉस्ट की इस साल पे कितना मशीन में खर्चा हुआ। ये पूरी कहानी आप देखो, सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये चार्ट याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चार्ट है, याद रखिएगा। मैं एक साथ ही बना रहा हूं चारों के चारों, और जहां पर दोस्तों जिस पर्टिकुलर ईयर में मेरी एनुअलाइज कॉस्ट कम होगी, जिस पर्टिकुलर ईयर में मेरी एनुअलाइज कॉस्ट कम आ जाए एग्जिस्टिंग नई मशीन से, नई मशीन की एनुअलाइज कॉस्ट कितनी थी, 28,600 रुपए। अगर जिस पर्टिकुलर ईयर में मेरी एनुअलाइज कॉस्ट, उस ईयर में आप उसको बेचकर नई मशीन खरीद लोगे। और अगर आपके चारों साल में किसी भी साल में एनुअलाइज कॉस्ट नई मशीन से कम नहीं आ रही, तो फिर सारा डिसीजन यही है, उसको शुरू में ही निकाल कर नई मशीन खरीद दो, इसको मेंटेन करो, मैं इसका यूज ही मत करो, शुरू से ही बेच दो उसको। आओ मैं आपको दिखाता हूं, पहला साल ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर, एंड दिस इज द फोर्थ ईयर। टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक है सर। चलिए आ जाइए, सबसे पहले हो गया ईयर 1, पहले साल में के एंड में, दूसरे साल के एंड में बेचोगे, तीसरे साल के एंड में, और चौथे साल के एंड में। पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल। ठीक है जी। चलिए मुझे एक बात बताओ सर, मुझे अब एक बात बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ existing machine in the beginning of the year, existing machine in the beginning of the year। मुझे बताओ, अगर मैं पहले साल के एंड की बात कर रहा हूं, मतलब यहां पर पहले साल के एंड में, तो इसका बिगिनिंग कहां हुआ, यहां। तो पहले साल के बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू क्या थी मशीन की, 40,000 रुपए। पहले साल के बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू मशीन की 40,000 रुपए थी। अच्छा दूसरे साल कहाँ है, ये रहा, दूसरे साल के बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू क्या थी मशीन की, 25,000 रुपए। दूसरे साल के बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू थी 25,000 रुपए। तीसरे साल के बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू 15,000 रुपए, और चौथे साल के बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपए। चौथे साल के बिगिनिंग में प्रेजेंट, पहले साल के बिगिनिंग में ये रहा, पहला साल का एंड, इसका बिगिनिंग है ये रहा ऊपर 40,000, दूसरे साल के बिगिनिंग ये रहा, तीसरे साल का बिगिनिंग ये रहा, चौथे साल का बिगिनिंग ये रहा, पांचवें साल के बिगिनिंग में है ही नहीं कुछ। ये वाला समझ में आया कहानी। पहले साल ये रहा, एंड खत्म होता है यहाँ पर, उसका बिगिनिंग है ये रहा, 40,000 रुपए थी पहले साल के एंड में। अगर वैल्यू बताए जो एग्जिस्टिंग मशीन की वैल्यू है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू, वो 40,000 रुपए थी। दूसरे साल का बिगिनिंग ये होता है दोस्तों, जो दूसरा साल है उसका एंड ये रहा, उसका बिगिनिंग ये रहा, मतलब पहले साल का एंड जो होगा वो दूसरे साल का बिगिनिंग होगा, ये रहा। तीसरे साल का एंड ये रहा, दूसरे साल का बिगिनिंग ये रहा। तीसरे साल की बिगिनिंग मशीन 15,000 थी, और चौथे साल की बिगिनिंग में मशीन 10,000 रुपए की थी। ठीक है जी, यहां तो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे रिकरिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। और दोस्तों रिकरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, रिकरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा, आप यहां से यहां देखेंगे, सिर्फ यहां से यहां देखना, सिर्फ यहां से यहां। पहले साल के एंड में मेरा मेंटेनेंस होता है 10,000 रुपए का, इस साल के एंड में मेरा मेंटेनेंस होता है,
मैं चाहता हूं ये 10,000 की वैल्यू मेरे इतने आ जाए, तो कितना ईयर है यहाँ पर, एक ही ईयर तो है। मैं क्या चाह रहा हूं कि पहले साल के एंड तक मेरा 10,000 रुपए का मेंटेनेंस हो जाता है, तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना चाहता हूं। आपको पता है रिकरिंग कॉस्ट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पर होती है, तो 10,000 को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट अपॉन में 100, और इधर होगा एक साल का ही तो है, एक साल ही तो पहले लेकर आना है। यहां खर्च हुआ, यहां से मुझे इस वाले पे लेकर आना है जो मेरा बिगिनिंग है, पहले साल का बिगिनिंग पे लेकर आना है। तो क्या होगा सर, फ्यूचर वैल्यू मेरी है 10,000 रुपए, रेट आपके पास है 15% जो कि 0.15 आ रहा है, और ईयर है मेरा 1, एक ही साल पीछे लेकर आना है। करो उसको सॉल्व। बेसिकली ये वो नहीं हो गया, अगर मैं इस 10,000 को बाहर लगा दूं, 10,000 बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 अपॉन में 1 प्लस 0.15, 10,000, एक ही बता रहा हूं, ठीक है ना। 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1.15, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.15 कितना आ गया सर, 0.82, 0.86, 0.8695, 0.8695। तो मैंने कहा सर ये देखो 10,000 रुपये इसका मेंटेनेंस हुआ, और पहले साल का मतलब ये 10,000 रुपये साल के एंड में हुआ था। एक साल आगे लेकर आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे, क्या है ये, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकरिंग कॉस्ट में ऐड होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $0.828695, 8695 मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 0.8695, क्या आ जाएगा सर 8,690। अब दूसरे साल का देखना, दूसरे साल में गलती क्या होती है, स्टूडेंट क्या करता है, इसको मिल रहा हूं मैं। अब यहां पर गलती क्या करेंगे स्टूडेंट, वो ही करेंगे कि 10,000 रुपए यहां पर दूसरे साल के एंड में मेंटेनेंस कितना हुआ, 20,000 रुपए। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से यहां तक, मुझे दूसरे साल के एंड में 20,000 मेरा मेंटेनेंस हुआ। अब मैं 20,000 चाहता हूं कि ये पहले साल के बिगिनिंग में आ जाए, दूसरे साल के बिगिनिंग में आ जाए। ये दूसरे साल का एंड है, ये दूसरे साल का बिगिनिंग है। मैं चाहता हूं ये 20,000 रुपए खर्च हुआ वो दूसरे साल के बिगिनिंग में आ जाए। मैं इसको पहले साल के मतलब दो, यहां से यहां नहीं ला रहा, मैं यहां से यहां ला रहा हूं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस ये था। समझ में आ रहा है आपको, ये देखो मैंने क्या करा था, दूसरे साल के बिगिनिंग में 25,000 रुपए थे। तो अगर मैं कह रहा हूं यहां से मेरा यहां से चल रहा है दूसरे साल के बिगिनिंग में 25,000 रुपए, और इस साल मेंटेन करा 20,000 रुपए, तो ये 20,000 रुपए इस पर्टिकुलर पॉइंट में, क्योंकि 25,000 क्या है, ये जो 25,000 मैं यहां पर लेकर चला हूं, ये 25,000 जो मैं लेकर चला हूं वो यहां इस वैल्यू पे है ना, इस जगह पर लेकर चला हूं, यहां से वैल्यू पे 25,000 रुपए आया। तो ये 20,000 रुपए जो खर्च हुआ है साल के एंड में यहां पर, इसको मैं इधर तक ही लेकर आऊंगा। सिमिलरली ऐसे ही होगा, 15,000 रुपए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है, तो अगर 15,000 रुपए इस पर्टिकुलर पॉइंट में है, तो ये जो 30,000 रुपए यहाँ पर खर्च हो रहा है, तो इसको भी 30,000 को इस पर्टिकुलर पॉइंट में लेकर आऊंगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप ये दूसरे साल को यहाँ नहीं लेकर आएंगे भाई, यहाँ पर मैंने शुरुआत में पहले साल के शुरू में मैंने क्या डाला 40,000 रुपए, मतलब 40,000 रुपए इस लेवल पे है, तो ये 10,000 को भी इसी लेवल पे लेकर आऊंगा प्रेजेंट वैल्यू पर। ऐसे ही 25,000 लेकर चलाऊं वो इस लेवल पे है, तो आप 20,000 को इस लेवल पर मत लेकर आना, गलती हो जाएगी यहाँ पर, इसी लेवल पे लेकर आना। ऐसी जो 15,000 लेकर चलाऊं वो P2 पे लेकर आया हूं, और 30,000 यहाँ खर्च हुआ तो इस 30,000 को इस लेवल पे लेकर आऊंगा। ऐसी 10,000 रुपए जो यहाँ खर्च हुआ है यहाँ का लेकर चलाऊं, ये 10,000 रुपए जो मैं स्टार्टिंग बैलेंस लेकर चलाऊं यहाँ का लेकर चलाऊं, तो ये जो 40,000 खर्च हुआ है वो इस लेवल पे लेकर आएंगे। मतलब जिस लेवल पे आप लेकर चल रहे हो 10,000 को स्टार्टिंग, उसी लेवल पे आप मेंटेन लेकर आओगे। आपको ये चौथे साल का यूं नहीं कर देना, बस यही यहाँ पर समझने लायक वाली चीजें थी, यही यहाँ पर है भाई। मैं 25,000 रुपए किस लेवल पे ले रहा हूँ, 25,000 रुपए मेरा कौन से पॉइंट पर है, पहले साल के एंड में है, मतलब दूसरे साल के बिगिनिंग में है 25,000 रुपए, ये वैल्यू याद लेकर चलाऊं। तो जो वैल्यू इनिशियल कॉस्ट होती है, जो हमारी इनिशियल कॉस्ट होती है, उसको भी तो प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आते हैं। मतलब मेंटेन रिकरिंग कॉस्ट इनिशियल इस जहां पर इनिशियल कॉस्ट जो पॉइंट पर होगी, जिस डेट पर होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकरिंग कॉस्ट उसी डेट पर लेकर आते हैं। दोस्तों अगर ये 25,000 रुपए इस डेट पे है, तो इसका मेंटेनेंस इस डेट पे लेकर आएंगे। अब भी 1 साल हो रहा है, अगर ये अब भी 1 साल हो रहा है, इधर भी 1 ईयर हो रहा है, इधर भी 1 ईयर पीछे खिसकाना है। ये 30,000 को 1 ईयर पीछे खिसकाओ, ये 20,000 को 1 ईयर पीछे खिसकाओ, और ये 40,000 जो यहाँ पर खर्च हुआ है वो 1 ईयर पीछे खिसकाना है। सभी को 1 ईयर पीछे खिंचवाना है, ये नहीं कि पहले वाले को जो खिसकाते हैं दूसरे वाले को 2 ईयर पीछे, तीसरे वाले को 3। क्योंकि मेरे को ये वाली वैल्यू 20,000 पे यहाँ नहीं लेकर आनी, ये 20,000 की वैल्यू इधर पे लेकर आनी, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा ये रहा,
और अगर 30 साल का स्टार्टिंग ये है तो ये 30,000 रुपये मुझे इस पॉइंट पे लेकर आना है, सबको एक ही साल पीछे खींच के आना, यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। समझ में आया नहीं आया? और अगर सबको एक साल पीछे लेकर आना है तो सब में से ये मेरा एक साल की तो है, ये मेरा एक साल का ही तो आया था, एक साल पीछे की तो वैल्यू है ये वाला। कैसे करा? 1 डिवाइड बाई 1.15 की पावर 1, एक साल पीछे की वैल्यू क्या आएगी? 0.8695। अब सबको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेंटेनेंस मेरा 20,000 रुपए है, 20,000 0.8695, इधर मेंटेनेंस है 30,000 0.8695, इधर मेंटेनेंस है 40,000 मल्टीप्लाई 0.8695। सर एक ही साल पीछे क्यों लाया? क्योंकि एक साल पीछे की ही हमें चाहिए है, क्योंकि हमारा जो इनिशियल कॉस्ट आ रहा है, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, वो एक साल पीछे की ये दे रखी है, इसलिए हमें मेंटेनेंस को भी एक साल पीछे खिसकाना होगा। 20,000 इंटू 0.8695 यह आ जाएगा 17,390। 8695 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 26,085। 8695 मल्टीप्लाई बाई 4 34,480। एक साल पीछे के ही लेकर आना है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? एक साल पीछे क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर। अब यहां से इनिशियल कॉस्ट ऐड करिए। मान लो ये इनिशियल कॉस्ट है कि इतने की मेरी वैल्यू है, एक साल पहले साल की बिगनिंग में इतनी वैल्यू थी और मैंने मेंटेनेंस करा, प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आया। अब स्क्रैप वैल्यू को भी प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे। स्क्रैप वैल्यू भी तो है, पहले साल के एंड में कितने की बिक जाएगी? सर ये पहले साल के एंड में, जो अगर पहले साल के एंड में कितने की बिक रही है सर स्क्रैप वैल्यू? 25,000, दूसरे साल के एंड में 15, तीसरे साल के एंड में 10,000 और चौथे साल के एंड में 0। तो करो, पहले साल के एंड में कितने की स्क्रैप वैल्यू है, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे। अब एक साल पीछे इसका भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू। सुनो ना दोस्तों, ये स्क्रैप वैल्यू यहाँ है, इसको इस पॉइंट पे लेकर आना है। ये स्क्रैप वैल्यू यहाँ है, इसको इस पॉइंट पे नहीं, इधर लेकर आना है, यहाँ पर दूसरे साल के बिगिनिंग में। तीसरे साल की स्क्रैप वैल्यू 30 साल के बिगिनिंग में लेकर आओ, सभी को एक साल पीछे खिसकाना है। प्रेजेंट वैल्यू में, स्क्रैप वैल्यू में सभी को एक साल पीछे। इसका मतलब अगर ये 25,000 है इंटू 0.8695 आ जाएगा, फिर दोबारा एक साल पीछे खिसकाने की कॉस्ट वैल्यू है ये 25,000 इंटू 0.8695, 21,007 25,000 इंटू 0.8695 21,737.5, ये माइनस होगा। इधर कितनी है? 15,000 स्क्रैप वैल्यू थी इंटू 0.8695। भाई इस कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ एक ही बात समझनी है, 15,000 इंटू 0.8695 ये आ गया 13,042.5। यहां पर थी 10,000 इंटू 0.8695, एक साल ही पीछे लेकर आओ, 10,000 इंटू 0.8695 ये आ गया 8,965। और यहाँ 0 है सर, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। लो जी, खत्म हो गया। अब यहाँ पर जाएगी एनुअलाइज कॉस्ट, सभी एक साल का है। देखो ये भी एक ईयर का है, ये भी एक ईयर का, ये भी एक ईयर, सभी को एक साल का है ना। ये देखो ना, सभी एक साल का आया था, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर। तो मुझे इसको डिवाइड नहीं करना, ये डायरेक्टली मेरी एनुअलाइज कॉस्ट निकल गई। करो सर, 40,000 प्लस 8695 माइनस 21,737.5, ये आ गया सर 27,321.5। वन मिनट, 40,000 माइनस, हाँ ये आ रहा है 26,957.5। 25,000 प्लस 17,390 माइनस 13,042.5, 29,347.5। इसका भी करो जल्दी से एक बार। आज इसकी बार, इसका आ जाएगा 15,000 प्लस 26,085 माइनस 8695, 32,390। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, इसमें एक चीज और बतानी है मुझे, रुक जाइए। 10,000 प्लस 34,780
माइनस 0, यह आ जाएगा 44,780। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो मेरी एनुअलाइज्ड कॉस्ट आई है ना, ये जो मेरी एनुअलाइज्ड कॉस्ट है ये इन द बिगिनिंग आई है और हमें इन द एंड चाहिए। हमें बिगिनिंग के नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन द एंड चाहिए। हाँ, ये जो मेरी एनुअलाइज्ड कॉस्ट आई है हमें इसका एट द एंड चाहिए, बिगिनिंग नहीं चाहिए दोस्तों। ये कैसा है, ये बिगिनिंग आई है ना, देखो ये 26,957 कहाँ आई है, इधर चेक करो, यहाँ आई है दोस्तों 26,957, यहाँ पर दिख रही है वो, ठीक है, ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। बिगिनिंग में है 26,900, 26,957, 957, 26,957, ये मेरी बिगिनिंग की है। मुझे साल के शुरू में बेचूंगा तो इतना नहीं, साल के शुरू में नहीं, साल के एंड में चाहिए कि अगर मैं 1 साल चला लूं तो 1 साल बाद मेरी क्या कॉस्ट आती है। तो मुझे अगर इस वाली वैल्यू को पीछे लाना होता है तो इससे डिवाइड करो, इससे। अगर यहां से वैल्यू यहां लानी है तो डिवाइड करना पड़ता है, और यहां से यहां लानी होगी तो मल्टीप्लाई करना होगा 0.8695 को। तो अब मेरी वैल्यू यहां से इस वाले लेवल पर आ जाएगी। सिमिलरली ये वाला जो दे रखा है आपको, ये वाला 29,347, वो यहां पर है पहले साल के, दूसरे साल के बिगिनिंग में, हमें दूसरे साल के एंड में चाहिए। तो हमें जितनी भी एनुअलाइज कॉस्ट चाहिए होती है वो बिगिनिंग के नहीं एंड की चाहिए होती है, याद रखिएगा बात को हमेशा। हमें जो एनुअलाइज्ड कॉस्ट चाहिए दोस्तों एट द बिगिनिंग नहीं, एट द एंड चाहिए होती है कि 1 साल अगर मैं उसको यूज करूंगा तो क्या कॉस्ट आएगी। क्या बोला मैंने, 1 साल अगर मैं उसको पूरा यूज कर लूंगा तो क्या कॉस्ट आएगी। तो 1 साल के एंड की वैल्यू चाहिए, हमने सारी बिगिनिंग की निकाल दी, अब हमें सारी एंड में कन्वर्ट करनी होगी। तो क्या करना होगा, इसको सभी को मल्टीप्लाई करना होगा 0.8695 से, क्योंकि जब मैं बिगिनिंग में लेकर आया था, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, इससे नहीं। हमने क्या करा था, हमने इस 10,000 को क्या करा था, 10,000 को हमने डिवाइड करा था 1.15 से डिवाइड करा था, तब पीछे आया था। चेक करो, 10,000 को जब हमने डिवाइड करा 1.15 से तो आया था 8695, ये आया था ना। तो अगर मुझे डिवाइड करने पर 10,000 को डिवाइड करने में पीछे आता है तो 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे जाएगा, ये वाली बात। तो हमें ना मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई करना है, पर मल्टीप्लाई किससे करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने डिवाइड करा था 1.15 से डिवाइड कर दिया था, 1.15 से डिवाइड, अब 1.15 से मल्टीप्लाई करूंगा सभी को, तो एक एक साल आगे खिसक जाएगा। करिए, मल्टीप्लाई करिए, बड़ा छोटा क्वेश्चन नहीं होता दोस्तों, फाइनल में पहुंच गए, बड़े क्वेश्चन है। मैंने फिर बता रहा हूं कॉन्सेप्ट सीख लो ध्यान से। ये 1 साल पहले की कॉस्ट आएगी, मतलब सभी ईयर की, पहले साल के बिगिनिंग की कॉस्ट, दूसरे साल के बिगिनिंग की, 30 साल के बिगिनिंग की और चौथे साल के बिगिनिंग की आई है। हमें हर साल के एंड की चाहिए कि 1 साल यूज करूंगा तो क्या कॉस्ट आएगी, दूसरे साल अगर मैं यूज करूंगा तो क्या, हर साल के एंड में चाहिए। तो बिगिनिंग के लिए आपने 1.15 से डिवाइड करा था, पीछे लाने के लिए आपने डिवाइड करा था, आगे ले आने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही चीज सभी को 1.15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एक कदम आगे चले जाएगा। तो ये एट द एंड आ जाएगा मेरा। कर लो अब 26,957.5 मल्टीप्लाई 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट 31,000 आ गया। 29,347.5 मल्टीप्लाई 1.15, यह आ गया सर 33,750। और फिर चेक करेंगे 32,390 मल्टीप्लाई 1.15, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आगे जाने के लिए 37,248.5 और 44,780 मल्टीप्लाई 1.15, यह आ जाएगा 51,497। लॉजिक क्लियर है। हमें बिगिनिंग का निकाला, पहले साल का बिगिनिंग, दूसरे साल का बिगिनिंग, तीसरे साल का बिगिनिंग। बिगिनिंग में निकालने के लिए मैंने 1.15 को डिवाइड करा था, तब वो बिगिनिंग में आया था, ठीक है ना। इन सभी को क्या करा, ये देखो 0.8695 क्या है, ये डिवाइड करा है, 10,000 को 1.15 से डिवाइड करा है, मतलब इसका मतलब है 1 डिवाइड बाय 1.15, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब क्या है 1 डिवाइड बाय 1.15। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस 20,000 को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया आया, तो मतलब 20,000 को इससे डिवाइड करने में पीछे आता है 1 साल। अब मैं वापसी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आगे चले जाएगा। अब देखो मेरी जो चारों साल की जो एनुअलाइज कॉस्ट आ रही है, अगर मैं मशीन 1 पहले साल में यूज करता हूं तो 31,000, दूसरे साल यूज करूंगा तो 37,750 की कॉस्ट आएगी। अगर वो एग्जिस्टिंग मशीन में तीसरे साल यूज करूंगा तो इतनी कॉस्ट आएगी, चौथे साल यूज करूंगा तो इतनी कॉस्ट आएगी। तो हर साल की कॉस्ट आएगी, और ये सारी कॉस्ट हमारी नई मशीन की कॉस्ट से कम है। 28,600 आ रही है नई मशीन की कॉस्ट, नहीं दिख रहा आपको, 1 मिनट।
28,600 आ रही है नई मशीन की कॉस्ट। नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? 28,600। तो मैं कहूंगा कि यार आप एग्जिस्टिंग मशीन यूज मत करो, क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन यूज करने पर आपकी जो कॉस्ट आती है वो ये आ रही है। जो नई मशीन ले खरीदोगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी एनुअलाइज वो 28,600 आएगी। तो सबसे बेनिफिट ये है कि नई मशीन खरीद लो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कम कॉस्ट आ रही है एनुअलाइज कॉस्ट। तो क्या एडवाइस दोगे? इट इज एडवाइस टू द कंपनी टू परचेज अ न्यू मशीन। It is advised to the company to purchase a new machine because it has least annualized cost. Equivalent annualized cost ये least है, सबसे कम यही है। हमें नई मशीन खरीदनी चाहिए पुरानी की जगह। उसको यूज मत करो, क्योंकि उसको यूज पहले से 1 साल भी यूज करोगे ना, तब भी आपके 1 साल के एंड के बाद 1 साल यूज करोगे ना, तो 1 साल के एंड में आपकी 31,000 की कॉस्ट आएगी। बिगिनिंग में तो इतना है, ठीक है, बिगिनिंग में तो कमी होगी ना, 1 साल यूज करने पर इतनी कॉस्ट आएगी। आगे बिगिनिंग का करते तो गलत हो जाता। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? मैं कह रहा हूं कि अगर एक मशीन 1 साल यूज कर लोगे, बिगिनिंग की नहीं, 1 साल वो यूज करोगे, जो एग्जिस्टिंग मशीन पड़ी है ना उसको अगर 1 साल और यूज करोगे, 31,000 की कॉस्ट आएगी। बिगिनिंग का तो ना निकालूंगा, 1 साल यूज करूंगा तब आएगी, 2 साल यूज करूंगा तब ये आएगी, 3 साल यूज करूंगा ये आएगी, 4थे साल यूज करूंगा ये आएगी। तो मत यूज करो उस मशीन को, एग्जिस्टिंग मशीन को, क्योंकि नई मशीन खरीदने में सबसे कम कॉस्ट आती है 28,600 एनुअलाइज कॉस्ट। तो एडवाइस दे दो कंपनी को कि नई मशीन खरीदे एज कंपेयर टू ओल्ड मशीन, बिकॉज नई मशीन में सबसे कम कॉस्ट आती है साल की। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। देख लीजिए अब एक बार इसका वो पढ़ लीजिए आप, जो इन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है लास्ट में? ये तो देखो सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया, इतना 4 अलग अलग नहीं, एक ही में करवा दिया था मैंने आपको। सिंस द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लेसर देन द एग्जिस्टिंग मशीन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो हमारी एनुअल कॉस्ट है नई मशीन की वो कम है एग्जिस्टिंग मशीन से, तो ये हम सजेशन दे रहे हैं कंपनी को, इट इज सजेस्टेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन विद अ न्यू मशीन। हम कंपनी को सजेस्ट करें कि भाई तुम एक एग्जिस्टिंग मशीन ना खरीदते हुए, ना यूज करते हुए नई मशीन खरीद लो, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम आ रही है नई मशीन में और एग्जिस्टिंग मशीन में ज्यादा कॉस्ट आ रही है। दिस इज द डिसीजन। ये आपको लिख के आना पड़ेगा। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये लास्ट हमारे इलस्ट्रेशन है इस क्लास का, और कल इसकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ठीक है जी, सारी बातें और रिवीजन आप साथ साथ करते हुए चलना। जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है उसका एक बार क्वेश्चन सारे निपटा देना, बढ़िया रहेगा। अ कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ मशीन ऑफ 3,50,000। कंपनी चाह रही है कि 3,50,000 की मशीन खरीदे। इट फील क्वाइट कॉन्फिडेंट, ये बड़ी कॉन्फिडेंट है कंपनी, दैट इट कैन सेल द गुड प्रोड्यूस बाय द मशीन टू एज टू यील्ड एनुअल कैश सरप्लस ऑफ 1 लाख। कंपनी कह रही है कि हम चाह रहे हैं कि एक मशीन खरीद ले जिसकी कॉस्ट 3,50,000 रुपए है, और अगर कंपनी वो मशीन खरीद लेती है तो कंपनी उससे गुड्स प्रोड्यूस करके 1 लाख का सरप्लस जनरेट कर सकती है हर साल। क्या बोला मैंने? कि अगर कंपनी वो 3,50,000 की मशीन खरीद लेगी तो कंपनी 1 लाख रुपए का गुड्स प्रोड्यूस करके बेचकर, गुड प्रोड्यूस करेगी उस मशीन से, बेचेगी और उससे 1 लाख का सरप्लस, सेल नहीं सरप्लस जनरेट कर सकती है। दिस इज हाउएवर अनसर्टेनली एज टू द मशीन वर्किंग लाइफ, और ये डिपेंड करता है कि मशीन की वर्किंग लाइफ कैसी है। A recently published trade association ने सर्वे करा that the member of association have between them and on 250 of these machine and how found the lives of the machine as। अब एक ट्रेड एसोसिएशन उन्होंने सर्वे करा, उन्होंने 250 मशीन खरीदी, और उस 250 मशीन खरीद कर, मतलब 250 मशीन, जिस मान लो एक ट्रेड एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन के मेंबरों ने सर्वे करा कि 250 मशीन अगर हम देखें, 250 मशीन को देखें तो उनकी लाइफ कैसी है। जो मशीन मैं खरीदने जा रहा हूं ना दुकान पर, उसी मशीन की लाइफ कितनी होगी, उसी मशीन की लाइफ कितनी होगी। ये ट्रेड एसोसिएशन ने सर्वे करा कि कुछ मशीनें तो 250 मशीन लेकर चले। वो दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं। जो मैं मशीन खरीद रहा हूं 3,50,000 रुपए की, अभी खरीदी नहीं, खरीदना चाहता हूं, जिससे मैं 1 लाख का सरप्लस जनरेट कर लूंगा हर साल सरप्लस। अब मैं मशीन खरीदूं या ना खरीदूं, या मैं कंफ्यूज हूं। अब जब ऐसी कंफ्यूजन होती है किसी ऐड को खरीदे ना खरीदे, वहां पर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग लगती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भैया ये मशीन अगर मैं खरीदता हूं तो मैं 1 लाख का सरप्लस जनरेट कर लूंगा, ये तो ठीक है, पर ये मशीन चलेगी कितने साल ये नहीं पता। ये मशीन कितने साल चलेगी ये मुझे नहीं पता। तो अब ये ट्रेड एसोसिएशन क्या करते हैं, ऐसी सिमिलर मशीन जिन्होंने खरीदी है उन 250 जनों को देखते हैं, उन 250 सर्वे करते हैं कि आपने ये मशीन खरीदी थी हाली, वो कह रहा है हाँ जी खरीदी थी।
ये मशीन कितने साल चल गई थी आपकी? कोई कह रहा है सर 3 साल चल गई। फिर दूसरे के पास गए जिसने मशीन खरीदी है, ऐसे ऐसे 250 लोगों के पास गए जिनके पास 250 मशीन के बारे में चर्चा करी, और 250 मशीन के बारे में ये देखा कि कोई मशीन 3 साल चलती है, कुछ मशीनें 4 साल चलती है, कुछ मशीनें 5 साल। हमारा सर्वे का मतलब क्या होता है? मैं आपके पास पहुंचा, आपसे बोला कि भाई आपने मशीन खरीदी, आप कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा आपकी मशीन ये कितने साल चला ली थी आपने? आपने कहा 5 साल। तो मैंने लिखा कि कितनी मशीनें 5 साल चल रही है। तो हमने 250 लोगों का, 250 लोग छोड़ो, 250 मशीन का सर्वे करा और जाना कि कितने नंबर ऑफ मशीन 3 साल चलती है, कितने नंबर ऑफ मशीन 2-4 साल, कितने 5 साल, कितने 6 साल, ऐसे ऐसे करके हमें डाटा पहले से गिवन है। ये सर्वे कर चुके हैं, 250 मशीन का सर्वे कर चुके हैं और बता रहे हैं कि सर 20, ये देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ ईयर। 20 मशीन 3 साल चलती है। हमने देखा कि उस 250 में से 20 मशीन ऐसे होती है जो 3 साल चलती है, उस 250 में से 50 मशीन ऐसे है जो 4 साल चलती है, 100 मशीनें ऐसे है जो 5 साल चलती है, 70 मशीन ऐसे है जो 6 साल। मतलब 250 में एक अनुमान लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ पर। मैं बता सकता हूँ, मुझे अगर मैंने 250 लोगों का सर्वे करा तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। मान लो ये आ गया मेरा नंबर ऑफ मशीन, ये आ गया ईयर, ये आ गया ईयर। मुझे एक चीज बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ाया और मैंने आपको क्वेश्चन ये भी नहीं बताया कि क्या पूछ रहा है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाह रहा हूँ। देखो ये स्टडी मैट के क्वेश्चन ना हर कोई नहीं कराता दोस्तों, तो इसलिए आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप पेड़ ले लो तब भी देख लेना, आप पता चल जाएगा आपको। तीसरे साल कितनी मशीन है जो 3 साल चलेगी, कितनी मशीन है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और बताओ भाई कितनी है? 7 साल। अब आप बताओ आपके पास नंबर्स ऑफ मशीन कितनी है? आपने बताया कि भाई 3 साल मशीन, 20 मशीन ऐसी थी जो 3 साल चलती थी। हमने जब 250 मशीन का सर्वे करा तो 20 मशीन ऐसे निकली जो 3 साल चल रही है, 50 मशीन ऐसे निकली जो 4 साल चल रही है, 100 मशीन ऐसे निकली जो 5 साल चल रही है, 70 मशीन ऐसे निकली जो 6 साल चलती है, और सिर्फ 10 ही मशीन ऐसी निकली जो 7 साल चल रही है। अब डिपेंड करता है कि यूजेस पे। भाई मशीन क्या है? मशीन तो मशीन है, आप जिस तरीके से उसको यूज करोगे उस तरीके से उसकी लाइफ बढ़ती है। आप कोई बाइक खरीद रहे हो, आप बाइक को ऐसे चला रहे हो, मतलब गंदी तरीके से चला रहे हो, उसकी सर्विस नहीं कराती, मेंटेनेंस नहीं हो रहा, बहुत चलाए जा रहे हो, रोजाना 100 किलोमीटर चला रहे हो, तो खराब होगी यार, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो डिपेंड करता है उसकी यूजिबिलिटी पर, है ना। अब ऐसे ऐसे हमने सर्वे करा भाई, हमने कहा कि यार 20 मशीन है जो 3 साल चलती है, 50 मशीन है जो 4 साल चलती है, तो हमने 250 मशीनों का सर्वे करा। तो अब मैं यहाँ पर जानना हूं कितने % मशीन है 250 में से, कितने % चांस मशीन है जो 3 साल चलेगी। प्रोबेबिलिटी निकालने आती है? 250 में से 20 मशीन है जो 3 साल चलती है, 250 में से 50 मशीन है जो 4 साल चलती है, 250 में से 100 मशीन है जो 5 साल चलती है, 70 मशीन है 250 में से जो, और 10 मशीन है 250 में से जो 7 साल चलती है। तो यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं दोस्तों? प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि कितने % मशीन है जो हमारी चलती है। तो अब मैंने कहा 250, अगर मेरे पे टोटल मशीन है उसमें 20 मशीन चलती है 3 साल, तो कितने % मशीन है जो 3 साल चलती है? 20 डिवाइड बाई 250, क्या कहेंगे? 0.08%, 8% मशीन है। मतलब जो मैं मशीन खरीद रहा हूं, इसका मतलब समझो, जो मैं मशीन खरीदूंगा उसमें 8% मेरे चांस है वो 3 साल ही चले। 8% एक्सपेक्टेड है। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे हो दोस्त? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। कि जो आप मशीन खरीदते हो, 250 मशीन का सर्वे करा, उस 250 में से 8% मशीन 20 साल चलती है और 3 साल चलती है। 8% मशीन होती है, 20 मशीन 3 साल चलती है। तो जो मैं मशीन खरीदूंगा तो मेरे ये चांस, मुझे पता चलेगा कि जो मशीन मैं खरीदने वाला हूं 3,50,000 की, उसमें 8% चांस होंगे कि वो कितने साल चले? 3 साल चले। अच्छा, जो मैं मशीन खरीदूंगा उसमें कितने % चांस है कि वो 4 साल चले? तो करो 50 डिवाइड बाई 250। समझ में आ रहा है क्या निकल रहा है आपका? 0.20% चांस है। जो मशीन मैं खरीदने जा रहा हूं 3,50,000 की, उसमें 20% चांस है कि मुझे 20% चांस है कि वो मशीन 4 साल चलेगी। प्रोबेबिलिटी सर्वे के अनुसार हम संभावना ही निकाल रहे हैं, अपनी जो नई मशीन खरीदेंगे उसकी संभावना। 100 डिवाइड बाई 250, 40% चांस है। 70 डिवाइड बाई 250, 28% चांस है। और 10 डिवाइड बाई 250, 4% चांस है। तो सबसे ज्यादा चांस क्या है? 100%। 100% चांस है, 40% चांस है कि मेरी मशीन भैया 5 साल चल जाएगी, 40% चांस है कि मेरी मशीन सर कितने साल चल जाएगी? 5 साल चल जाएगी। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू।
नया कॉन्सेप्ट क्या है सर? नया तो नहीं, हमने पहले भी सुना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, मान लो एक कंपनी है, सुन लो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, क्या पता आपको पता हो और क्या पता पता आपने पढ़ा था आप भूल गए हो। अब मैं दोबारा बता देता हूं, आपको याद आ जाएगा सब कुछ। मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है किसी एक नई मशीन में, वो कंपनी नई मशीन में इन्वेस्ट करना चाहती है। अब वो कंपनी जब नई मशीन में इन्वेस्ट करेगी तो उसको लगाने पड़ेंगे 3,50,000। इसको दोस्तों नाम देते हैं कैश आउटफ्लो। क्या नाम देते हैं? कैश आउट। जब कंपनी नई मशीन खरीदेगी तो उससे 3,50,000 रुपए खर्च करने होंगे। अच्छा, अब कंपनी जब नई मशीन खरीदेगी तो उससे गुड्स प्रोड्यूस करेगी। कंपनी जो नई मशीन खरीदेगी उससे गुड प्रोड्यूस करेगी और गुड प्रोड्यूस करके उसको बेचेगी। अब कंपनी नई मशीन खरीद ली है, कंपनी ने 3,50,000 की नई मशीन खरीद ली, ठीक है ना। अब मैं इसी क्वेश्चन का जो अमाउंट है वो इसी क्वेश्चन का ले रहा हूं, पर कॉन्सेप्ट आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का कौन समझा रहा हूं। तीन कंपनी ने डिसाइड करा कि मैं एक नई मशीन खरीदूंगी 3,50,000 रुपए की, और कंपनी उससे गुड्स प्रोड्यूस करके बेचेगी। अब कंपनी क्या करती है? ईयरली, एंड ऑफ ईयर, हर साल के एंड में, एंड ऑफ ईयर 1,00,000 रुपए का सरप्लस जनरेट करती है, जैसे कि क्वेश्चन में हमने बताया। मैं क्वेश्चन की फिगर ले रहा हूं दोस्तों, पर कॉन्सेप्ट दूसरा है, ठीक है ना। मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं बता रही, क्वेश्चन नहीं है, बस फिगर ले रहा हूं उसकी, कि आपको जब मैं क्वेश्चन बताऊं तो आपको याद रहे। तो कंपनी ने 3,50,000 रुपए खर्च करे, और कंपनी जब 3,50,000 रुपए खर्च करेगी तो कंपनी को हर साल 1,00,000 का सरप्लस होगा। तो मतलब अगर मैं एक लाइन आपसे ड्रॉ करूं तो पहले, ये तो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1, पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में और पांचवें साल के एंड में। जो मशीन मैं खरीद रहा हूं इसकी लाइफ 5 साल है मान लो। अब क्वेश्चन आपसे एनपीवी आपको क्या बताता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको बताएगा। आपको एनपीवी का कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि आपको ये मशीन खरीदनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको ये मशीन खरीदोगे, इसका मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है आपको कि अगर आप 3,50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या ये 3,50,000 रुपए आप रिकवर कर पाओगे? क्या आपको इससे सरप्लस होगा? अब देखते हैं सर, सरप्लस तो हो रहा है। सर कैसे हो रहा है? हर साल 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं। इस पहले साल के एंड में 1,00,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल के एंड में 1,00,000 रुपए, तीसरे साल के एंड में 1,00,000 रुपए, चौथे साल के एंड में 1,00,000 रुपए, पांचवें साल के एंड में। अगर आप इधर अगर कैश आउटफ्लो कर रहे हो, आपने इधर अगर पैसा लगाया, आपने लगाए 3,50,000 रुपए, और जो पैसा आपने लगाया वो मशीन की लाइफ तक, अगर आप पैसा रिकवर करके और कमा लो, 3,50,000 जो लगाया उसको रिकवर करोगे नहीं करोगे दोस्तों? करेंगे भाई। जो मैं पैसा लगा रहा हूं मैं तो कमाऊं, रिकवर करूंगा, साथ में और कमाऊंगा। तो अगर मैं 3,50,000 लगाकर इस 3,50,000 को रिकवर करके और ज्यादा कमा रहा हूं तो कब मशीन खरीद लो। और अगर आप 3,50,000 रुपए लगाकर इसको रिकवर नहीं कर पा रहे तो मशीन मत खरीदो। ये कहता है एनपीवी का कॉन्सेप्ट। तो क्या ये मशीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए? तो एनपीवी बताएगा आपको कि जितना पैसा आपने लगाया उस मशीन की लाइफ तक, अगर वो रिकवर और प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कमा लिया और ज्यादा कमा लिया, तो भी खरीद लेना बेटर रहेगा। अब चेक कर लेते हैं। मैंने 1,00,000 यहाँ, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 3.5 लाख रुपए खर्च करे और 5,00,000 कमा लिए। बट सर ये 5,00,000 रुपए फ्यूचर में कमाओगे, इसको प्रेजेंट में लेकर आओ। आज आप निकाल रहे हो ना कैलकुलेशन, आप फ्यूचर के 5,00,000 गिनवा रहे हो, आप इसको प्रेजेंट में तो लेकर आओ कि अगर 1,00,000 रुपए 1 साल बाद, तो 1 साल पहले क्या होगा इसका, 1 साल 2 साल पहले क्या होगा, 2 साल 3 साल पहले क्या होगा। ऐसे इसको भी लेकर आओ और ऐसी इसको भी लेकर। आज बताओ, आज मेरी इनकी वैल्यू कितनी है, निकाल लेंगे। अगर मैं कह रहा हूं इन्फ्लेशन रेट 10% का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले साल का इन्फ्लेशन रेट, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और पांचवें साल का। बताओ सर, 1 डिवाइड बाय 1.1, 10% का मतलब क्या हो गया? 1 + 10% मतलब 1 + 0.1। ये 1 डिवाइड बाय 1 + 0.1, 1 डिवाइड बाय 1.1 कर दो। पहले आया 0.9090, फिर आया 0.8264, फिर आया 0.7513, फिर आया 0.6830, फिर आया 0.6209। जोड़ लेंगे 0.9090, 0.8264,
0.7513, 0.6830, 0.6209, ये आ गया सर 3.7906। अभी तो देखो, अब इस 1 लाख को, अगर मैं इस 1 लाख को, मेरा कैश आउटफ्लो कितना हुआ, ये उतारना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। मेरा कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 3,50,000 रुपये खर्च करें। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हुआ, अब ये तो प्रेजेंट वैल्यू में था ही, एक मिनट दोबारा लेता हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हुआ, आपने कितना कमाया, सर मैंने 1 लाख हर साल कमाता था, पर वो प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको करना पड़ेगा 3.7906। याद है, मैंने आपको 2 तरीके बताओ, या तो आप 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1 लाख को 1 लाख मल्टीप्लाई करो, या 1 लाख कॉमन निकाल के पहले इसको ऐड कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। बात एक ही है, 1 लाख कॉमन निकाल के फिर इसको ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है ना सर, बात एक ही है। आप सबको इसको 1 साल पीछे लाओगे तो 1 लाख से मल्टीप्लाई, 1 लाख से मल्टीप्लाई, 1 लाख 2 साल पीछे आ जाएगा, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 3 साल पीछे आ जाएगा, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 4 साल, और ये 5वां 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 5 साल पीछे आ जाएगा। सभी को 1 लाख से मल्टीप्लाई करने से पहले पहले 1 लाख कॉमन निकाल लो, इन सबको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर होती है। मैंने कहा मेरा कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 3,79,060, मतलब, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना हुआ, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कितना आपने एट प्रेजेंट खर्च करा, आपने 3.5 खर्च करा और आप 3,79,060 कमा लोगे, तो मतलब आपने 3,50,000 खर्च करके इतना कमाया, तो आपने 29,060 एक्स्ट्रा कमाया। इसका मतलब ये आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मशीन खरीद लो, और अगर नेगेटिव है तो मशीन मत खरीदो, लॉस करेगा आपको। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मशीन खरीद लो दोस्तों, और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मशीन मत खरीदो। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि 3,50,000 लगाए थे और इतना कमा लेगी मशीन, इतना एक्स्ट्रा कमा लिया। 3,50,000 जो लगाए थे वो तो रिकवर हुआ, साथ में इतना और एक्स्ट्रा कमाया। पर अगर मान लो ये मशीन 5 साल ना चल के 4 ही साल चलती, तो तब आंसर क्या होता। अगर ये मशीन 5 साल ना चल के 4 साल चलती, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, अब 4 साल में 1 लाख कमा कर देगी, पर 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, इन सबको जोड़ लो, इन चारों को यहां तक। तो ऐसा करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। तो 3.7906 माइनस 0.266209, 3.1697 आया 3.1697, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आपका आउटफ्लो कितना हो गया, आपने 3,50,000 रुपए खर्च करे थे मशीन खरीदने में, और दोस्तों 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.1697, और आपने कमाए 3,16,970 4 सालों में। तो अगर मशीन 4 साल चलेगी तो सर हमारे को लॉस हो जाएगा, हम तो 33,030 के लॉस में हैं, तो मतलब हमें मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। अब नेगेटिव आ गया, नॉट टू बाई मशीन, समझ में आया। मशीन मत खरीदो, लॉस होगा आपको, आप नहीं कमा पाओगे, अपना पैसा भी रिकवर नहीं कर पाओगे 4 साल के अंदर। और इधर बाय मशीन, पैसा कमा के रिकवर करके और कमा भी लोगे बाय। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब इधर आ जाओ, अब डिपेंड, आपने देखा दोनों ही केस के अंदर क्या हुआ, अगर ये मशीन 5 साल चलेगी तब तो आप मशीन खरीद लो, और अगर ये मशीन 4 साल चलेगी तो मत खरीदो। मतलब 5 साल से अगर कम चली, 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल, तो मत खरीदना, ये अपना पैसा भी रिकवर नहीं कर पाएगी। और 5 साल या 5 साल से ज्यादा चलेगी ये मशीन, तो फिर इसको बाय कर लेना। अब यहां पर यही नहीं पता दोस्तों हमें, इस क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं पता हमें, यही तो नहीं पता कि जो मैं मशीन 3,50,000 की खरीदूंगा वो कितने साल चलेगी। इसके लिए प्रोबेबिलिटी दे दी आपको कि यार आप जो नई मशीन खरीदोगे वो कितने साल चलेगी, ये तो पता ही नहीं। और हमें ये बताया है कि हमने 250 मशीन का सर्वे करा था, और 250 मशीन के सर्वे में ऐसे ऐसे हमें पता चला कि इतनी इतनी मशीन इतने साल चल रही है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। मैंने देखा अगर मैं मशीन खरीदता हूं
तो हो सकता है 8% चांस है 3 साल चले, 20% चांस है 4 साल चले, 40% चांस है 5 साल चले, मतलब सबसे ज्यादा चांस है 5 साल चलने के लिए। तो अब देखूंगा कि जो 3,50,000 की मशीन खरीदी क्या वो 5 साल में रिकवर कर पाऊंगा। अब बताओ, सेम अमाउंट है, 3,50,000 की मशीन है और 1,00,000 रुपए आप हर साल कमा लेते हो। अगर उसको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आओगे तो आपका आंसर 29,000 कुछ आएगा, आप पॉजिटिव में जीत जाओगे। और दिखाऊं आपको नेक्स्ट चीज, 29,000, और मेरा भी यही आया था, बट इनका 29 एग्जैक्ट 29 क्यों आया, मेरा भी 29 आया था, 60 एक्स्ट्रा क्यों आया मेरा, क्योंकि मैंने पॉइंट में कितना लिया है, सिर्फ 4 डिजिट तक। हो सकता है इन्होंने 5, 6, 7, 8 लियो। अगर आप यहां पर 8 डिजिट तक लेके चलोगे ना, एग्जैक्ट 29,000 आ जाएगा, एग्जैक्ट 29,000 आ जाएगा। पॉइंट के बाद अगर आप 8 डिजिट तक लेकर चलते हो तो एग्जैक्ट आंसर आता है। इन्होंने 8 ही डिजिट तक लेकर चलिए, इसलिए 29,000 है, क्योंकि इन्होंने पता किससे करा है, इन्होंने एक्सेल सीट से करा है। वो 8 नहीं करोड़ों डिजिट तक लेके चलता है, हम 8 डिजिट तक लेके चलेंगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 29,000। आया नहीं आया? तो अगर मैं कह रहा हूं जो मशीन में, कौन सा समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहां आ रही थी कि जो मशीन मैं खरीदने जा रहा हूं वो मुझे नहीं पता कितने साल चलेगी। मशीन 3,50,000 की आएगी, 1,00,000 का मैं रिकवर देगा, पर जो मशीन मैं खरीदने जाऊंगा वो कितने साल चलेगी ये नहीं पता। तो सबसे ज्यादा चांस कितने साल चलने के हैं, 5 साल, फिर 28% चांस है 6 साल। इससे आगे चलेगी मशीन की लाइफ, अगर जो मैं खरीदूंगा वो 5 साल, 6 साल, 7 साल चलेगी तब तो खरीद लो, और अगर इससे पीछे चलेगी तो मत खरीदना, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट में वो पैसा कमाकर नहीं देगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब इधर आ जाइए। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन में कह रहा है अगर जो मशीन आपने खरीदी, तो मशीन आपने खरीदी, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो मशीन आप खरीद रहोगे, इधर समझो ये इसका मतलब क्या है, जो मशीन आप खरीदोगे अगर वो 3 साल चलेगी तो आपको इतने रुपए का लॉस हो जाएगा। मतलब आपका कैश इनफ्लो कितना आएगा, मतलब ये मेन आंसर दे दिया आपको। ये 1,01,000 क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। क्या है ये, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब कैश आउटफ्लो में से, कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस में, और माइनस में आएगा तो मत खरीदना। क्या कहता है, माइनस में आने का मत खरीदना। क्यों कहते हैं माइनस में आएगा तो मत खरीदना, क्योंकि जो 3,50,000 हम मशीन खरीदने में खर्च कर रहे हैं वो भी रिकवर नहीं होगा। पता है कितना कवर पाएगी, 3,50,000 रुपए हमने खर्च करा और इतना हमारे को नहीं कमा कर दिया इसने, तो सिर्फ 2,49,000 ही कमाया। मतलब कैश इनफ्लो है 2,49,000 और ये है 3,50,000, माइनस करने पे माइनस में आ गया। अगर मशीन 3 साल चलेगी दोस्तों, अगर मशीन 3 साल चलेगी तो इतने का लॉस हो जाएगा, हमें इतना पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। जो लगाया था 350 वो भी रिकवर नहीं होगा। 4 साल चलेगी तब भी लॉस हो जाएगा, हाँ, पर अगर मशीन 5 साल चलेगी तो फायदा हो जाएगा, 6 साल चलेगी फिर फायदा हो जाएगा, 7 साल चलेगी फायदा हो जाएगा। मतलब 6 साल चलेगी तो 350 तो कमा ही लेगी जो खर्च करे थे, 86,000 और कमा लेगी एक्स्ट्रा। 7 साल चलेगी तो 350 तो रिकवर कर ही लेगी जो मशीन खरीदने पे, 137 और कमाएगा। आ गया कौन सा समझ में, ये क्या है, ये समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक से दिलाऊं, मुझे पता था आपको एनपीवी पता है पर भूल गए होंगे, मुझे पता है। अब बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस वेदर द कंपनी शुड बाय अ मशीन और नॉट, क्या मशीन खरीदनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट तो अलग है, मैं आपको बताऊं, मशीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। कंपनी को एडवाइस दो कि अगर वो मशीन आपकी, हमें तो नहीं पता और प्रोबेबिलिटी संभावना है, अगर आपकी मशीन 5 साल या उससे ज्यादा चलेगी तो मशीन को खरीद लो, और आपकी मशीन अगर 5 साल नहीं चल रही, 4 साल, 3 साल चल रही है तो मशीन मत खरीदो। ये एडवाइस दे दो, ये तो फालतू बताए हैं, सब दिख रहा है हमें। इन्होंने यही निकाला है, इन्होंने क्या करा है कि अगर मशीन मेरी 3 साल चलेगी, ये है 8% चांस है 3 साल चलेगी और कुछ चांस है, तो इसने क्या करा है बेसिकली, इन्होंने क्या करा है आपका, पहले तो एनपीवी बताओ, एनपीवी कितना है, यहाँ 1,01,000। अगर मशीन 3 साल चलती है इतने का लॉस देगी हमें, और यहाँ है 33,000 रुपए। 4 साल चलेगी तब भी 33,000 का लॉस देगी, 5 साल चलेगी 29,000 का बेनिफिट देगी हमें, 6 साल चलेगी तो 86,000 का बेनिफिट, और 7 साल चलेगी तो 1,37,000 का बेनिफिट। अब इन्होंने क्या करा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि अगर मेरी मशीन, एक मिनट ना, अगर मेरी मशीन, देखो ये इसने ए मान लिया, ये इसने बी मान लिया, अगर मेरी मशीन 8% चांस है ना, जो मशीन मैं खरीदूंगा उसके 8% चांस है वो चलेगी 3 साल, चांसेस है भाई, चांसेस मतलब चांसेस, 8% चांस है, तो कितने का लॉस हो जाएगा आपको, 1,01,000.0.8। तो मतलब आप 8,080 रुपए के, बेसिकली 8,080 रुपए माइनस में आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर मशीन 3 साल चलेगी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बताता है कि अगर माइनस में आया आंसर तो मत खरीदना।
ठीक है, अगर मशीन 4 साल चलेगी तो 33,000 20% चांस है, तो मतलब आपका 6,000 का लॉस समथिंग होने का चांस है। 33,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 6600। 29,000 40% चांस है, तो ज्यादा चांस क्या है 40%, तो ये होने के चांस ज्यादा है, 11,600 पॉजिटिव है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको नेट वैल्यू बताएगा। आप एक्सपेक्टेड वैल्यू बताएं, बेसिकली क्या कहता है सारी पॉसिबिलिटी ले लो आप ले लो, मान लो आपके 8% चांस हुए तो नेगेटिव आंसर, 20% चांस हुआ तो नेगेटिव आंसर, और 40% चांस हुए तो पॉजिटिव आंसर। 5 साल चलेगी तो पॉजिटिव आंसर। 86,000 रुपये 0.28 का मतलब हो गया 24,800, 24,080, और 1,37,000.4 का मतलब हो गया 5480। अब ये निकालने का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको बताता है कि आपने सारे चांसेस को, सारे संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करा है। अब आपने सारी संभावना ले ली, आपने कहा कि अगर मैं मशीन खरीदता हूं वो 3 साल चलेगी तो ये लॉस हो जाएगा। लॉस एक्चुअल में ये होगा, पर एक एक्सपेक्टेड लॉस बता रहा है आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू बता रहा है कि माइनस में ना लॉस होगा ही होगा। 4 साल चलेगी मशीन, 20% चांसेस आ सकते तो लॉस हो जाएगा। 5 साल चलेगी तो फायदा फायदा फायदा। अब नेट फायदा देख लो, अगर मेरा आंसर इधर नेट नेगेटिव आया तो मत खरीदना, अगर पॉजिटिव आया तो खरीद लेना। और मैंने वो चीज पहले भी बता दी आपको, मैंने वो चीज आपको पहले बता दी, बिना स्केच की जरूरत ही नहीं दोस्तों, ऐसी समझा दिया मैंने आपको। 5480। फिर मैं जब भी आपको समझा रहा हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको नेट बताता है कि अगर नेट अमाउंट आपका पॉजिटिव आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या कर रहा है, सभी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर रहा है, और अगर इसका टोटल करने पे नेट पॉजिटिव आया तो खरीद लो मशीन, नेगेटिव आया तो मत खरीद। आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव 26,480। ये पॉजिटिव आ रहा है तो इट इज एडवाइस टू द कंपनी टू बाय आर्म्स। मशीन खरीद लो, हम कंपनी को एडवाइस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा चांस है 5, 6, 7 साल चलने के लिए, ठीक है ना। अगर 4 साल, ये देखो ये पॉसिबिलिटी है, कॉस्टिंग पे डिपेंड कर रहा है। अब वो तो एक्चुअली पता चलेगा कि मशीन चलेगी कितने साल। मैं अभी भी वही कहूंगा कि अगर मशीन 5 साल चल रही है तो बेनिफिट है, खरीद लो। मशीन 6 साल चलेगी तब भी आपको फायदा होगा, मशीन 7 साल चलेगी तब भी आपको फायदा। फायदा कितना होगा? इतना होगा। 5 साल में इतना, 6 साल में इतना, 7 साल। मशीन 4 साल चलेगी तो लॉस, 3 साल चलेगी तो लॉस होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर मशीन 3 साल और 4 साल की लाइफ हो तो मशीन खरीदना नहीं चाहिए, और मशीन अगर 5 साल या उससे ज्यादा की लाइफ होगी तो मशीन को खरीद लेना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो फिर हमारा ऐसा एसोसिएशन हो गया। अब जो अगर हम ये कहते कंपनी को कि देख लो भैया, हम आपको एक चीज, 2 चीज बता रहे हैं, जो मशीन आप खरीद रहे हो अगर उसकी वैल्यू और उसकी लाइफ अगर 3 और 4 साल है तो मत खरीदना। तो वो कैसे बता पाएगा भाई लाइफ कितनी है? इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू बताई कि यार एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब सभी संभावनाओं को कंसीडर कर लिया, मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, सभी संभावनाएं को कंसीडर कर लिया, 2 माइनस में 2 3 पॉजिटिव प्लस करके देखा, नेट खरीद लो भैया, क्योंकि ज्यादा चांस है मशीन के 5 साल उससे ज्यादा चलने की। ये बताता है मशीन 5 साल या उससे ज्यादा चलेगी। प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है गलत भी हो जाए, हो सकता है आप इतनी ज्यादा यूजेस कर दी कि नहीं चली 5 साल, 4 साल चली, फिर लॉस हो जाएगा। अब ये तो डिपेंड करता है दोस्तों, देखो कि जितना आप यूज कर पा रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन एडवाइस। ऐसा शुड बी परचेज, ऐसे को खरीदना चाहिए क्योंकि हमें बेनिफिट होता है यहाँ पर। क्लियर है? एनपीवी का कौन सा समझ में आया ना आपको? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास, आवर लास्ट क्लास ऑफ द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। कोर्स वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना, प्लेलिस्ट शेयर करिएगा, और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक ग्रुप मिलेगा CM फाइनल का, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।